हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहिल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म शिक्षा विद स्नेहिल। जैसे कि आपको पता है, यूजीसी ने रिसेंटली रिवाइज किए हैं अपने रेगुलेशंस को। उसके रिगार्डिंग उन्होंने पब्लिक डोमेन में अपना ड्राफ्ट इशू किया है और आपसे मांगे हैं आपके सजेशंस कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस ड्राफ्ट में दिए गए हैं, जो एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट को पता होने चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए उन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले आपका मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं। पहली चीज़, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा कैसे? वो होगा मेरिट के बेसिस पे। उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा बाय सिलेक्शन कमिटी। इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है। मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है किसी सब्जेक्ट में, पर आपने पीएचडी कर ली है किसी और सब्जेक्ट में, यानी कि कोई और सिमिलर सब्जेक्ट में। इन दैट केस जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे जिसमें आपने पीएचडी की है, ना कि जिसमें आप यूजी हैं या पीजी हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट सिमिलर यही पॉइंट है कि मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किसी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन आपने नेट या सेट कर लिया है किसी और सब्जेक्ट से, किसी और इक्विवेलेंट या फिर मिलते जुलते सब्जेक्ट से। उस केस में भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे जिस सब्जेक्ट में आपका नेट या फिर सेट है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ सोशल कैटेगरीज को, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी को। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया है इंडियन लैंग्वेज मीडियम को, या फिर बुक्स लिखी जाए इंडियन लैंग्वेजेस में, इन चीज़ों को। एक और रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये रिलैक्सेशन वो दे रहे हैं उन PhD होल्डर्स को जिनके पास PG डिग्री है 19 सितंबर 1991 के पहले की। ये कुछ मेन पॉइंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो आएगा जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपके संग डिस्कस करूँगी। तब तक हम ये कुछ एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो नोटेबल कंट्रीब्यूशन है, मान लीजिए किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो इसका असर पड़ेगा आपकी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन पर। ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी है वो इन सब चीज़ों को कंसीडर करेगी, और यहाँ पे वो कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें आपका नोटेबल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ दी गई है, ये लाइब्रेरियन कैडर के लिए है। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ दी गई है, लेकिन ये एकेडमिक स्टाफ के लिए है। टीचर के अलावा भी तो और लोग होते हैं, उनके लिए। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कभी कोई रिसर्च की है, आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, तो जो सिलेक्शन कमेटी है ये उसको भी कंसीडर करेगी, यहाँ पे उसको आपका फ़ायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान से सुनिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ बोला गया है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप एकेडमिक लेवल ध्यान दीजिए, एकेडमिक लेवल 12 का, उस केस में PhD कंपलसरी है, PhD होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने रिसेंटली अपनी पढ़ाई ख़त्म की है और आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ का, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस केस में आप एकेडमिक लेवल 10 पर जाते हैं, तो आपके लिए ये एकेडमिक लेवल 10 के एलिजिबिलिटी रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ना कि ये वाला। ये उनके लिए है जो लेवल 12 पे जा रहे हैं, यानी पहले से उनके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसके बाद वो जा रहे हैं, तो ये वाला आपके लिए नहीं है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये PhD बोल रहे हैं एकेडमिक लेवल 12 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है, जो रिसर्च एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो यहाँ बोला गया है, मान लीजिए आपने कभी MPhil की है या PhD किया है, वो जो टाइम पीरियड है वो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। दूसरा केस बनता है कि मान लीजिए आप PhD या MPhil कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आप टीचिंग भी कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे कहीं, और इस केस में क्या होगा, ये टाइम पीरियड आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट होगा। बट यहाँ पे शर्त क्या है, आपने किसी भी प्रकार की लीव या छुट्टियाँ नहीं ली हों। तीसरी चीज़ बोली जा रही है कि मान लीजिए कोई रेगुलर फैकल्टी है, रेगुलर फैकल्टी भी तो हो सकती है, सोच रही हो कि चलो अब मैं PhD कर लूँ जाकर, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है वहाँ की टीचर्स की, उसके सिर्फ 20% टीचर्स को अलाउ किया जाएगा कि जाइए और आप PhD करिए। आई होप इतना क्लियर है।
फिर उन्हें यहाँ पे एक पॉइंट है कि किसी भी पर्सन को आप ऐसे रैंडमली जॉब नहीं दे सकते, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसको वो फुलफिल करना पड़ेगा, ओनली देन ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा और आप उसे जॉब देंगे। इसके अलावा ये तो सेम पहले भी पॉइंट आता था, ये वही है कि मान लीजिए किसी के पास पीएचडी डिग्री है, कोई पीएचडी होल्डर है, जुलाई 11 जुलाई 2009 से पहले का, उसको नेट सेट इन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। अब देखिए आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो डिसिप्लिन या सब्जेक्ट हैं इनके रूल्स मैं आपके संग पहले डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। देख लीजिए आपका सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं होगा, जैसे देखिए एजुकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, साइंसेस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे हैं। इनके रूल्स मैं आपके संग डिस्कस कर रही हूँ पहले, एंड मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ये काफ़ी आसान कर दूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए 3 वे बताए गए हैं जिससे कि आप एलिजिबल हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कुछ अजीब से टर्म्स लिखे हैं, NCRF लेवल 6, वैसे आप यहाँ देखिए ये देखिए NCR लेवल 7। तो ये सब क्या है? आपने सुना होगा कि NEP 2020 ने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है ना, क्रेडिट सिस्टम ले आए थे। तो NCRF स्टैंड्स फॉर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हमें लेवल्स दे दी गई हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर लेवल 6.5 है तो इसका मतलब है ये 2 साल का जो PG होता है उसकी बात कर रहा है। मान लीजिए 5.5 है आपका लेवल, तो इट मीन्स 3 साल वाले जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होती है उसको रेफर कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। 6 है तो आप समझ आइए किसकी बात हो रही है। यहाँ पे 2 कैटेगरी आ जाती है। एक होता है 4 साल वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ये नया आया है। इसमें जो चौथा साल होता है वो आपका रिसर्च पार्ट है। और 6 नंबर एक और चीज़ को दिया गया है, वो है आपका PG, लेकिन कौन सा वाला? 1 साल का PG, जिसे आप PG डिप्लोमा कह सकते हो। तो ये जो नंबर्स है यही यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इनसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में अगर आप देखो टेबल बना दिया है, इससे आप समझ सकते हो क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, मतलब आपने किया हो और मिनिमम आपके 75% तो हो ही हो, साथ में क्या हो? PhD हो। ये फर्स्ट आपकी कंडीशन है। दूसरा क्या तरीका है कि आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें भी 55% मिनिमम आपका परसेंटेज हो, साथ में क्या हो? PhD हो। ये आपका एक अनदर वे है। अगर आप नोटिस करो इन दोनों में ही आपको नेट या सेट की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा डाउट आप अपना क्लियर कर लीजिए कि अब एज पर दिस ड्राफ्ट बिना नेट के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब और कंडीशन देखते हैं कि और क्या तरीका है, और कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिए इन सब में और लिखा हुआ है, ये भी और है। एक तरीका क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसमें आपके मिनिमम 55% हैं और प्लस आपके पास नेट या सेट इनमें से कुछ है, तो भी आप एलिजिबल हो। समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर PhD नहीं है, PhD की जगह इन्होंने यहाँ पर नेट सेट ये सब चीज़ें डाल दी हैं, ठीक। आखिरी कंडीशन क्या है, मतलब नॉट कंडीशन, आखिरी वे क्या है जिससे आप एलिजिबल हो सकते हो? 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, लेकिन कौन सी फील्ड में? इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई नो नेट सेट कुछ भी नहीं मांगा गया है। तो आप अगर इस टेबल को समझ लो, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो एक डाउट क्लियर कर लीजिए, अगर आपके पास नेट नहीं है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, बट शर्त क्या है? PhD होनी चाहिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। और ये अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट के लिए, तो पेपर 1 में आपका एक यूनिट होता है हायर एजुकेशन, उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि NCRF का फुल फॉर्म क्या है, कब ये डॉक्यूमेंट आया, अप्रैल में आया था 2023 में। इसके अलावा ये जो लेवल्स हैं, क्या पता लेवल से ही क्वेश्चन बन के आ जाए। और अगर आप पेपर 2 एजुकेशन के स्टूडेंट हो, इसकी मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए कुछ और सब्जेक्ट्स की बात की गई है, जैसे कि ये सब्जेक्ट है आपका योगा, म्यूज़िक, इन सब के लिए बोला गया है या तो आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, आप एलिजिबल हो। अगर वो नहीं है तो नीचे जो क्वालिफिकेशंस दी गई हैं इनमें से कोई आपके पास हो। एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो 5.5 या 6 लेवल की। 5.5 कौन सा था? 3 साल वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स, और 6 वाला क्या है?
4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इनमें से कोई हो, प्लस 5 साल का आपके पास क्या हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा आपका कोई बहुत ही खतरनाक कमांडेबल अचीवमेंट हो स्टेट या नेशनल लेवल पे, बहुत बढ़िया कुछ आपने किया हो। इसके अलावा आपके पास एडिक्वेट नॉलेज हो, थ्योरी पता हो, पढ़ा पाओ लॉजिकली, ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब देखिए यही सिमिलर चीज़ अब लिखी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी। अब इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, बट सिमिलर वही है, आपकी क्वालिफिकेशन बोली गई है, फिर कितना रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए वो बोला गया है। लेकिन आप एस्पिरेंट हो तो ऑब्वियसली आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, नॉट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। तो इसको हम स्किप करते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही दिया है, कितनी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगे आपके प्रमोशन या फिर रिक्रूटमेंट में। सिमिलरली यहाँ प्रोफेसर के लिए भी दिया गया है। डायरेक्ट आगे चलते हैं, फिर लाइब्रेरियन के लिए है, डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, उसके लिए दिया गया है। तो ये पार्ट हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट आते हैं करियर एडवांसमेंट वाले पार्ट में। मान लीजिए कोई पहले से जॉब कर रहा है, उसका करियर एडवांसमेंट, प्रमोशन कैसे होगा उस बारे में, और इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आते हैं डायरेक्ट जी, ये देखिए, ये तो लास्ट पॉइंट आ गया, शायद वो पॉइंट ऊपर रह गया हमारा, 1 सेकेंड, काफ़ी ऊपर रह गया है। इसमें यही है कि मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप एकेडमिक लेवल 10 से 11 कैसे जाएंगे, 11 से 12 कैसे जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, ये सारे रूल्स आपके यहाँ पे दिए। ये देखिए, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, CAS का फुल फॉर्म करियर एडवांसमेंट स्कीम, ठीक है। जैसे हम एक मैं आपको दिखाती हूँ, सारा तो हम नहीं देखेंगे, एक देख लीजिए कि कैसे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप जो एंट्री लेवल है वो आपका लेवल 10 था, जिसकी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखा। आप 10 के हैं तो आप 11 के कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। 11 के हैं तो 12 के कैसे बनेंगे। मान लीजिए आप 12 के हैं तो फिर आप एसोसिएट वाले कैसे बनेंगे, एसोसिएट से आप प्रोफेसर कैसे बनेंगे, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट होती हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके क्या रूल्स दिए गए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। एकदम एंड में है पॉइंट नंबर 8 जी, यहाँ पर देखते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है वो ये बोला गया है कि आप मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो वही रहेगा जो आप एक रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर को अपॉइंट करते टाइम रखते हो, जो अभी हमने डिस्कस किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने के लिए भी यही है। तीसरा, कि उनको पेमेंट कितनी मिलेगी, बोला जा रहा है जो एक रेगुलरली अपॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसकी जो मंथ की ग्रॉस सैलरी बनती है उससे तो आपको क्या करना है, लगभग उसके आसपास ही रहेगा। देखिए लिखा है टू सच कॉन्ट्रैक्ट टीचर शुड नॉट बी लेस देन द मंथली ग्रॉस सैलरी, मतलब उनसे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर की गई है। अनदर चीज़ इज़ कि जो एकेडमिक सेशन है, एक एकेडमिक सेशन से ज़्यादा आप उनको नहीं रख सकते। अगर आप नेक्स्ट में रखना चाहते हो तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के बारे में भी बताया गया है। सो ओवरऑल आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एंड कुछ फुल फॉर्म्स आए जैसे नेशनल क्रेडिट सिस्टम, करियर एडवांसमेंट स्कीम, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आ गई है, जैसे बिल्कुल फैला पड़ा है यूट्यूब में कि नए गाइडलाइन सब बहुत बड़े बदलाव हो गए, इतने कोई बड़े बदलाव नहीं हुए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको ये हाईलाइटेड PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए ये टेलीग्राम चैनल शिक्षा विद स्नेहिल। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं मतलब कंसिस्टेंटली आपके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ UGC नेट एग्ज़ाम के लिए, एंड प्लीज़ 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 नया चैनल है, इसे ग्रो करने में हेल्प करिए, लाइक करिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं, एंड शेयर करिए उनके साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।